दोस्तों, जब से महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए हैं तब से इन नतीजों के बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। गोदी मीडिया इसे मोदी मैजिक का लौटना बता रहा है और बीजेपी के चाणक्य की जीत बता रहा है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की रणनीति की जीत बता रहा है। अजीब बात यह है कि ये पूरी की पूरी रणनीति चुनाव के दौरान तो दिख ही नहीं रही थी। चुनाव के दौरान तो अजित पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच की जो तकरार है, खबरें केवल उस पर बन रही थी। लेकिन अब जब चुनाव जीत गई एनडीए तो बिल्कुल अलग तरह का विश्लेषण हो रहा है। खैर, गोदी मीडिया जो करे सो करे। सिविल सोसाइटी के लोग इस पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में अलग तरह का चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव फिक्स था। ऐसी चर्चा बाकायदा केवल चर्चा नहीं है, बाकायदा जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए, पवन खेड़ा, जयराम रमेश सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल फिक्स मामला है कि एक राज्य में आप, झारखंड की जिक्र वो कर रहे थे कि एक राज्य में आप आराम से सरकार चलने दीजिए जैसी चल रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट राज्य है जहां आपके स्टेक्स दांव पर हैं वहां पर आप सेटिंग कर लीजिए। हालांकि ये बात आई गई हो गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर वो न केवल कोर्ट जाएगा बल्कि सबूतों के साथ कोर्ट जाएगा। दोस्तों, अब तक कुछ यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बनाई थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो हारे हैं बुरी तरह, वो कोर्ट जा सकते हैं। करीब 120 से 130 के आसपास के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जो सबूतों के साथ साथ कोर्ट जा सकते हैं, ये बताने के लिए कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ गलत हुआ और उनके वोटों की गिनती ठीक से नहीं हुई या फिर पूरा का पूरा चुनाव फिक्स किया गया। लेकिन अब पहली बार एक ऐसा चेहरा सामने आया है दोस्तों, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है शरद पवार की पार्टी के लिए। दोस्तों, शरद पवार के इर्द गिर्द इन दिनों रोहित पवार बहुत खूब दिखाई दिए। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं और ऐसा माना जा रहा था कि 37 साल के रोहित पवार को शरद पवार ग्रूम कर रहे हैं आने वाली एक तरह से लीडरशिप के लिए। शरद पवार अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो रोहित पवार को सौंपना चाहते हैं, इसलिए रोहित पवार का कुछ भी कहना, उनका कुछ भी बोलना इंपॉर्टेंस रखता है। तो रोहित पवार ने एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया है मीडिया में आकर, जो पढ़ा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, क्योंकि रोहित पवार कोई छुटभैये नेता नहीं है, शरद पवार के पोते हैं। रोहित पवार कह रहे हैं, महाविकास अघाड़ी के लीडर्स को जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी सर्वे हमने किए थे या मीडिया में किए गए थे उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। सभी सर्वे में हमारे 120 उम्मीदवारों की जीत दिख रही थी, सीधा 45 पर आना ये बहुत हैरान करने वाला है। अब इस मामले में हम एक रणनीति बना रहे हैं, लेकिन लोग भी अब खुलकर बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात गए और गुजरात से आई ये ईवीएम मशीन, ये सारी मशीनें गुजरात से आई हैं, ऐसी चर्चा है। कई उम्मीदवारों के खुद के गाँव में नेगेटिव वोटिंग हुई है। ऐसा नहीं होता है। जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन बूथ ऑफिसर्स का भी अलग तरह के विचार थे। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसी चर्चा है और उस चर्चा को दबाने के लिए 2 ऐसे राज्यों में चुनाव करवाए गए जिसमें एक में जैसी सरकार चलती है चलने दो और दूसरे में ईवीएम हैक करने की चर्चा है। 222 से 223 एनडीए के विधायक चुनकर आए हैं, फिर भी वो लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई जश्न ही नहीं है क्योंकि लोगों के मन के खिलाफ मैंडेट मिला है। अब ये कैसे हुआ उस पर रिसर्च करेंगे। तो रोहित पवार खुलकर कह रहे हैं कि जो ईवीएम्स हैं उनका ये आरोप है, मैं नहीं कह रही, रोहित पवार ही कह रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन्स हैं ये गुजरात से लाई गई हैं और ये सब कुछ फिक्स्ड है कि 2 राज्यों में चुनाव करवाओ, एक राज्य में जैसी सरकार चल रही है यानी कि झारखंड में वैसी चलने दो, आप उनकी सरकार आने दो, और एक राज्य में जहां आपके बहुत सारे हित दांव पर हैं उस राज्य में आराम से सेटिंग कर लो। ये खुलकर रोहित पवार ने कहा। रोहित पवार ने जो एक लाइन इंपॉर्टेंट बोली वो ये कि हम इस मामले में रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों, अभी तक इस पूरे के पूरे मसले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से खुलकर कोई बयान नहीं आया है। उद्धव ठाकरे चुनाव के नतीजों के बाद से गायब हैं, चुप हैं, गायब तो नहीं है, चुप हैं। जाहिर तौर पर वो मंथन कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे अपने उम्मीदवारों से। और दोस्तों, रोहित पवार ने जो बताया कि वो रणनीति बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि जो खबर पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में तैर रही थी कि 120 से 130 जो उम्मीदवार हैं शरद पवार की पार्टी के, उद्धव ठाकरे की पार्टी के, वो सब के सब एक साथ जाएं कोर्ट, दस्तावेज लेकर, सबूत लेकर कि देखिए जिस गांव से हम खड़े थे वहां भी हमें वोट नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हैं, लेकिन हम उनको दिखा नहीं सकते क्योंकि उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार है उसके पास तो प्रमाण होगा ना, वो तो बता सकता है ना कि भाई जिस गांव से मैं खड़ा था वहां मुझे मेरे परिवार के लोगों का भी वोट नहीं मिला, तो इसका क्या आधार है। इसके अलावा भी जो उम्मीदवार होंगे जो कोर्ट जाएंगे उनके पास अपने सबूत होंगे। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर कोर्ट से कितनी उम्मीद इंडिया गठबंधन कर सकता है यह अपने आप में देखने वाला होगा दोस्तों, क्योंकि कोर्ट के सामने तो
महाराष्ट्र की जो सरकार थी, एकनाथ शिंदे की जो सरकार थी, उसका फैसला लंबे वक्त तक लंबित रहा, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। और संजय राउत तो अब ये भी कहते हैं कि अब जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे जिस तरह के आए, इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। उन्होंने वक्त में फैसला दे दिया होता तो ना तो एकनाथ शिंदे की सरकार चलती और ना ही ये सब कुछ होता। तो कुल जमा बात अब ऐसा सुनकर लग रहा है दोस्तों रोहित पवार की कि इंडिया गठबंधन अब फिलहाल कम से कम इस पूरे के पूरे मसले में, महाराष्ट्र चुनाव के मसले में, इसे छोड़ने वाला नहीं है हाल फिलहाल। अब आ जाते हैं दोस्तों कांग्रेस की बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शिकायतें की थी। फिर वो लिखित शिकायतें उसने चुनाव आयोग को भी दी थी, फिर चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया नहीं दिया हमको नहीं पता। इसके साथ साथ फिर महाराष्ट्र का चुनाव भी हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट भी आए और रिजल्ट आने के बाद फिर से पवन खेड़ा और जयराम रमेश सामने आए, मीडिया से उन्होंने बात की और इसी तरह की आशंका जाहिर की, इसी तरह का शक जाहिर किया। लेकिन दिक्कत यह दोस्तों कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार कोर्ट जाते हैं या फिर जैसा कि रोहित पवार कह रहे हैं कि वो कोई रणनीति बनाते हैं, तो उस रणनीति में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? क्या केवल बंद कमरों की मीटिंग में कह देना कि अरे ये तो सेटिंग से जीत रहे हैं, ये तो मैनेज करके जीत रहे हैं, यही काफी होगा? या फिर अगर आपको इन चीजों पर विश्वास है तो आप कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अब अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही उम्मीदवार कोर्ट जाते हैं एक मुश्त एक साथ और वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते हैं, तो यहीं पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि मैनेज नहीं हुआ है चुनाव? तो यहां पर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को, खास तौर पर कांग्रेस को, इस मामले में कोई रणनीति बनानी चाहिए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि चुनाव मैनेज्ड है तो फिर आप उसे लेकर कोई रणनीति बनाइए, कोई कदम आगे बढ़ाइए। आप हर चुनाव हारने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है चुनाव मैनेज नहीं है तो फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा? ये तो केवल बहानेबाजी आप बना रहे हैं। तो अब स्थितियां महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद काफी अलग होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार बड़ी आसानी से इन चुनावी नतीजों को पचा लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है, ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है, इन उम्मीदवारों की इलेक्शन कमीशन में कितनी सुनवाई होती है या फिर कोर्ट में कितनी सुनवाई होती है, ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या अब आम आदमी के बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है? एक अवेयरनेस, एक कम से कम बातचीत तो है कि भाई क्या कोई कुछ मैनेज हो सकता है क्या? दोस्तों अब शरद पवार की पार्टी क्या करती है, रोहित पवार इस पूरे मामले में दोबारा क्या बोलते हैं या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जो भी वो करेंगे वो हम आपको पल पल की अपडेट के साथ आगे दिखाते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये तस्वीर अच्छी नहीं है। ये वाकई में बहुत खराब है कि लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह के हालात बन रहे हैं कि राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव आयोग को लेकर एक अविश्वास पैदा हो रहा है या फिर वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर एक अविश्वास पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को यहाँ पर आगे आना चाहिए और केवल कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना टाइप की बातें करना और शेर व शायरियाँ पढ़ना और 1000, 2000, 3000 पन्नों या 1600 पन्नों की रिपोर्ट देना, ये कोई तरीका नहीं है। चुनाव आयोग को एड्रेस करना चाहिए शिकायतों को। ठीक है, वो शिकायतों में अपनी बात रखे। अगर किसी पार्टी को कोई शिकायत है तो वो चुनाव आयोग उसके बाद उसका जवाब दे दे। लेकिन जवाब देता है चुनाव आयोग लिखित 1200-1300 पन्ने का, उस पर मीडिया में खबर बनती है, बात खत्म हो जाती है। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है? चुनाव आयोग को मुझे लगता है सामने आना चाहिए। चुनाव आयोग को बात करनी चाहिए पार्टियों से कि भाई आइए बैठिए, बात करते हैं, आपको क्या शिकायतें हैं, हम आपकी शिकायतों का निपटारा करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि शिकायतें होती हैं, शिकायतों का निपटारा करने में इतना वक्त लग जाता है और कई बार तो जवाब भी नहीं मिलता है। अब आप देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी की भाषा, उनकी भाषण शैली को लेकर कितनी शिकायतें की विपक्षी पार्टियों ने, उसमें क्या एक्शन हो गया? उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के मोदी जी ने भाषण दिए, उसको लेकर भी शिकायतें की, उसमें क्या एक्शन हो गया? खुलेआम मोदी जी ने मुजरे से लेकर मंगलसूत्र से लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बार के चुनाव में घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब चुनाव आयोग भाषणों में तक एक्शन नहीं ले पा रहा है दोस्तों, ये सब एक अविश्वास पैदा करता है एक ऐसी संस्था के प्रति जो कि एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम ही निष्पक्ष चुनाव करवाना है। अगर ऐसी संस्था पर सवाल खड़े हो तो ये किसी भी हाल में हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और चुनाव आयोग बाध्य है। ऐसे किसी भी शक या शंका अगर उसको लेकर किसी के मन में पैदा हो रही है तो चुनाव आयोग बाध्य है उन शंकाओं को दूर करने के लिए। दोस्तों चुनाव आयोग हम, मेरे, आपके टैक्स पेयर के पैसे से चलता है,
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम मानते हैं, सरकार से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग देश से बड़ा नहीं है, देश के लिए ही है, हम भी, आप भी, कोई संस्था भी। तो चुनाव आयोग को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर लोगों के बीच में या राजनीतिक दलों के बीच में का विश्वास पैदा हो रहा है तो वो इनवाइट करें, लोगों को बिठाएं, उनकी सुनी जाए। कम से कम राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा महसूस तो कराया जाए कि कम से कम हमारी सुनी जा रही है, केवल रस्म अदाई की हम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।